नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत शहर नैनीताल से है। आप सब जानते हैं नैनीताल का नाम हर किसी ने सुना है। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। इसी नैनीताल में इस साल की बात है, अगस्त महीने की 1 अगस्त को एक होटल के कमरे में एक महिला की लाश मिलती है। नैनीताल में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है तल्ली ताल। तो लाइक मेनी अदर एरियाज ऑफ दैट सिटी, तल्ली ताल में भी बहुत सारे टूरिस्ट्स का आना जाना होता है और वहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो उन्हीं में से एक होटल में एक महिला की लाश मिलती है। होता कुछ यूं है कि एक रोज पहले यानी 31 जुलाई को एक कपल उस होटल में ठहरने के लिए आया था और 1 तारीख की सुबह को जब देर तक उस कपल ने दरवाज़ा नहीं खोला और बार बार डोरबेल बजाने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर होटल के जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, वो परेशान हो गए। उन्होंने फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोगों ने सुन रखा होता है, तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया बजाय इसके कि खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोले। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में मास्टर की से उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया और जैसी कि आशंका थी, जैसा कि लोगों के मन में डर था, तभी पुलिस को बुलाया था। अंदर उन्होंने देखा कि जो कपल है उसमें से जो मेल मेंबर है यानी पुरुष, वो गायब है और जो महिला है उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। लाश को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है, यानी कोई मारपीट हुई हो या किसी ने उसकी हत्या की हो, क्योंकि न तो उस पर कोई चोट के निशान थे लाश पर और न ही कमरे का कोई सामान बिखरा हुआ था जिससे पता चले कि कोई स्कफल या फाइट जैसी कोई चीज हुई हो। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर ये कोई अननेचुरल डेथ का यानी मर्डर का या कोई कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं है, तो फिर जो मेल पार्टनर है वो गायब क्यों हो गया? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो मामला मिस्टीरियस तो था। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ जो कपल आया था उसके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुलिस को यह पता चला कि ये दोनों लोग, महिला और पुरुष, ये दोनों मैरिड हैं, पति पत्नी हैं और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। जो पति था उसका नाम है गुलजार और पत्नी जिसकी मौत हो गई उसका नाम था इरम। तो इरम और गुलजार एक रोज पहले ही होटल में ठहरने के लिए पहुंचे थे और जिस दिन ये कहानी सामने आई, ये घटना हुई 1 अगस्त को, उस दिन इरम की जान जा चुकी थी और गुलजार गायब था। तो ऐसे में शक भी गुलजार पर ही था। ऑल्दो ये मामला जो है वो मर्डर का नहीं लग रहा था शुरुआती सीन ऑफ क्राइम को देखकर। पुलिस ने इरम के घर वालों को इसके बारे में इत्तला दी, लड़की के घर वालों को। लड़की के घर वाले भागे भागे पहुंचे, भाई उनकी बेटी की मौत हो गई थी। तो उन्होंने पहुंचा और पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को जो बात बताई वो सीधा सीधा इरम के पति गुलजार को ही शक के घेरे में रखने वाली बात थी। इरम के घर वालों का यह कहना था कि उसका पति जो है उसके साथ अक्सर मारपीट किया करता था, उससे बदतमीजी किया करता था और बहुत सारे डिस्प्यूट्स दोनों के बीच में थे और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इरम की हत्या में जरूर गुलजार का ही हाथ है, वरना तो और ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। होटल के कमरे में अचानक कैसे उसकी मौत हो सकती है? और चलिए मान लीजिए अगर वो बीमारी से मर भी गई या कोई उसे हार्ट फेल हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो भी उसका पति गुलजार जिस तरह से गायब हो गया है वो तो अपने आप में ये इशारा करता है कि वही कातिल है। पुलिस भी घर वालों की बात से सोच में पड़ गई। पुलिस को लगने लगा कि हाँ, घर वालों की बातें भी गलत नहीं है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम और डेड बॉडी को देखकर मर्डर जैसी बात नहीं लग रही थी। इस बीच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई खुलासा हो जाए, पता चल जाए कि हाँ कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो ये क्लियर हो जाए कि ये मामला मर्डर का है या कोई नेचुरल डेथ का है। तो ऐसे में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला थोड़ा और उलझ गया। इसलिए उलझ गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कोई बहुत क्लियर नहीं था और न तो जिस्म पर कोई चोट के निशान मिले थे, न शरीर में जहर जैसी कोई चीज मिली थी। तो कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये डेथ जो है वो एक नॉर्मल डेथ है, यानी मर्डर का मामला नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसे मामले जो थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, जिसमें पोस्टमार्टम से बहुत क्लैरिटी नहीं आती कि मर्डर या मौत की वजह क्या है, उस तरह के मामलों में
जो डॉक्टर्स होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो कुछ इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं डिजीज के, यानी मृत आदमी के, उस इंटरनल ऑर्गन को प्रिजर्व करके और डीप टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसे आप विसरा जांच कह सकते हैं, उसके लिए वो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में भिजवाते हैं। इसकी वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम में जब आप डेड बॉडी को देख रहे होते हैं, डॉक्टर जब डेड बॉडी को देख रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो जो सिम्टम्स अपरेंटली दिखने चाहिए वो सिम्टम्स कई बार दिखते नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इंटरनल रीजन हो तो वो विजिबल नहीं होते। लेकिन जब विसरा की जांच होती है, इंटरनल ऑर्गन को बहुत माइन्यूटली एग्जामिन किया जाता है, तो कई बार इस तरह की वजहें सामने आती है जिसमें पता चलता है कि कोई जहर दिया गया हो, या लॉन्ग टर्म, या मतलब जिसे कहते हैं ना कि लंबे समय से कोई स्लो पॉइजनिंग हो रही हो। इस तरह की चीजें जो है उस टॉक्सिकोलॉजी या विसरा जांच में सामने आती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई कॉज ऑफ डेथ बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन विसरा जो है वो जांच के लिए भिजवाया जा चुका था। ये तो एक फैक्ट था। हुआ ये कि 1 अगस्त की ये घटना थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 अगस्त को ये गुलजार अपने वकील के साथ सीधे तल्लीताल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब पुलिस को और लगने लगता है कि हाँ भाई, ये तो बेकसूर है, क्योंकि कातिल कहाँ जो फरार हो चुका है वो पुलिस के पास पहुंचेगा। लेकिन यहां जो पति है वो खुद पुलिस के पास आ गया। असल में अपने वकील के साथ पुलिस के पास पहुंचकर गुलजार ये बताता है कि वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत बुरी तरह घबरा गया था, और चूंकि उसका अपने ससुराल वालों के साथ भी विवाद रहता है, तो उसे पूरा लग रहा था कि इस मामले में ससुराल वाले उसे फंसा देंगे, तो इसलिए वो डर के मारे भाग गया था। लेकिन अब जब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है और कानून ये कहता है कि उसे सच्चाई का साथ देना चाहिए, सामना करना चाहिए, तो वो अपने वकील के साथ जो है पुलिस के पास आया है, और वो सारे पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। पुलिस को भी लगने लगा कि हाँ, ये बंदा जरूर सच बोल रहा है, तभी ये पुलिस के पास आया है, और तो कोई वजह नहीं है। वो भी तब जब पोस्टमार्टम में भी जो है शुरुआती रिपोर्ट में कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है मर्डर जैसी। तो पुलिस जो है गुलजार से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ, जितने सवालों के बारे में पुलिस उससे पूछताछ करती है, गुलजार सारे सवालों का बहुत ही नपातुला और सधा हुआ जवाब देता है, और पुलिस को उस पर शुरू में कोई बहुत ज्यादा शक भी नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो जो एविडेंसेस हैं वो गुलजार के फेवर में हैं। ऐसे में पुलिस गुलजार को जाने देती है। लेकिन इस बीच होता क्या है कि तकरीबन 20 दिन गुजरने के बाद इस मामले में विसरा की रिपोर्ट, यानी डेड बॉडी की जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट है, वो सामने आ जाती है। और ये एक सीक्रेट रिपोर्ट है, गोपनीय रिपोर्ट है। पुलिस अब एक बार फिर से गुलजार को पूछताछ के लिए बुलाती है, और गुलजार उसी कॉन्फिडेंस के साथ तल्लीताल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इस बार जब गुलजार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो पुलिस ज्यादा देर नहीं करती। पूछताछ तो सिर्फ एक बहाना था। पुलिस गुलजार को फौरन हिरासत में ले लेती है और उसे कहती है कि बहुत हुआ खेल आंख मिचौली का, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। गुलजार हैरान हो जाता है कि अरे क्या बात हो गई, मैं तो पहले भी आकर आपको बता चुका हूं कि मेरा अपनी पत्नी के मौत में कोई मामला नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे इस तरह से कैसे पकड़ सकते हैं। तो पुलिस उसे बताती है कि बेशक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारी बीवी का कॉज ऑफ डेथ क्लियर ना हुआ हो, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट या विसरा जांच में ये साफ हो चुका है कि तुमने अपनी बीवी को जहर दिया था, जहर देकर उसकी हत्या की, और इसी वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब गुलजार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि पुलिस के इस एलिगेशन का क्या जवाब दे। फिर वो टूट जाता है और वो ये कबूल कर लेता है कि वो अपनी बीवी इरम की हत्या करने की पूरी प्लानिंग करके ही मुरादाबाद से नैनीताल आया था। वो एक बार पहले भी नैनीताल आया था और इसी होटल में आकर रुका था, सो दैट इरम को, घर के लोगों को ये न लगे कि उसका नैनीताल जाना कोई बहुत मर्डर के पर्पस से ही है। और इसीलिए एक बार वो आकर घूमकर चला भी गया था। नेक्स्ट टाइम जब वो आया 31 जुलाई को, तो वो इस प्लानिंग के साथ आया था कि वो इरम की हत्या कर देगा, और इसी साजिश के तहत वो अपने साथ कीटनाशक, जिसे आम बोलचाल में सल्फास की गोली कहते हैं, वो पेस्टिसाइड्स, वो सल्फास की गोली लेकर ये पहुंचा था गुलजार, और गुलजार ने धोखे से वो सल्फास की गोली अपनी बीवी इरम को खिला दी। सल्फास बहुत खतरनाक जहर होता है और बहुत कम ही ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें सल्फास की गोली अगर किसी को दे दी जाए तो उसकी जान बच जाए। इस मामले में जैसे ही इरम को सल्फास की गोली दी गई, इरम की तबीयत बिगड़ गई और उसने वोमिट करना शुरू कर दिया, उसकी हालत खराब हो गई
और गुलजार इतना शातिर था कि जैसे ही उसने वोमिट करना शुरू किया, गुलजार ने इरम को संभालने का नाटक करते हुए पूरे कमरे की साफ सफाई शुरू कर दी, होटल के कमरे की, वॉशरूम की साफ सफाई शुरू कर दी और ताबड़तोड़ तरीके से जितनी बार उसने वोमिट किया उतनी बार उसकी साफ सफाई करवाई, बल्कि उसकी मदद करने के नाम पर उसे और वोमिट भी करवाया, पानी पिलवाया और उसे वोमिट करवाता रहा। इस तरह से तकरीबन रात भर यह सिलसिला चला। इरम की तबीयत बहुत खराब हो गई और धीरे धीरे वो कोलैप्स कर गई। बगैर ट्रीटमेंट के इतना डेंजरस पॉइजन अगर किसी के बॉडी में जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे सरवाइव करेगी। तो इरम जो है रात को कोलैप्स कर गई और वोमिट करने के बाद जितनी चीज़ें मौके पर थी, चाहे जैसे उसके कपड़े मान लीजिए गंदे हो गए या फ्लोर पर वोमिट हो गया, वॉश बेसिन में हो गया, तो वो बाथरूम वाली चीज़ें तो उसने पानी से धो दी, बाकी दूसरी जो चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को उसने बहुत माइन्यूटली, बहुत सफाई से क्लीन किया और क्लीन करके उसने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो डस्टबिन है बाहर होटल के, उसमें जाकर उसने वो सारी चीज़ें डिपॉजिट कर दी, फेंक दी। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी इरम का मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले लिया और उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। कहाँ डिस्पोज ऑफ किया ये भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। और इस तरह से उसने सारे सबूत मिटा दिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमतौर पर ये जो पेस्टिसाइड्स वाले मर्डर होते हैं, सल्फास देकर अगर किसी की जान ली जाती है तो उसमें बड़ा फाउल स्मेल होता है उस जहर में। तो उस फाउल स्मेल से चाहे वो स्निफर डॉग हो या पुलिस हो या आम लोग हों, वो समझ जाते हैं कि हाँ ये मामला पॉइजनिंग का है और इसने ज़रूर सल्फास खाया है। लेकिन गुलजार इतना शातिर था कि उस फाउल स्मेल को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसने बड़ी ज़बरदस्त सफाई होटल के कमरे की थी। सारी जो चीज़ें जिसमें भी वोमिटिंग के जिसे कहते हैं ना कि अवशेष बचे हुए थे या आप कह लीजिए कि वोमिटिंग की वजह से जो भी गंदगी थी, उन सारी चीज़ों को उसने बिल्कुल क्लीन कर दिया था ताकि कोई भी फाउल स्मेल लोगों को नज़र ना आए। यही वजह है कि जब इरम की लाश पुलिस को मिली तो उसे सीन ऑफ क्राइम पर कोई भी फाउल स्मेल समझ में नहीं आया, होटल वालों को भी नहीं आया। ऐसे में वो भी इसे जो है मर्डर का मामला नहीं मान पाए। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो आमतौर पर जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बॉडी से निकलने वाले स्मेल से ये सेंस कर लेते हैं कि ये मामला पॉइजनिंग का है या नहीं है। लेकिन चूंकि इस महिला ने कई बार वोमिट कर दिया था और उसकी मौत को भी कई घंटे हो गए थे, तो डेड बॉडीज को जब पोस्टमार्टम के लिए ओपन किया गया उस समय भी कोई फाउल स्मेल जो है डॉक्टरों ने फील नहीं किया। इसी वजह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं था इस मामले में कि ये मामला पॉइजनिंग का है या नहीं है। अपैरेंटली दूसरे बॉडी पार्ट पर एक्सटर्नल इंजरी तो थी नहीं, साजिश तो जहर देकर मारने की थी, तो इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो बातें क्लियर नहीं हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक का हुआ तो विसरा में डेड बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज पाए गए और उस डैमेजिंग के पीछे वजह जो है वही पेस्टिसाइड सल्फास की गोली थी। इस तरह ये सारा मामला डीप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ और उसी आधार पर पुलिस ने इरम के पति गुलजार को 20 दिनों के बाद, मर्डर के 20 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसे आदमी को जो बहुत कॉन्फिडेंट था और बहुत शातिराना तरीके से पुलिस को तकरीबन धोखा देने में कामयाब हो गया था। लेकिन बस कहते हैं ना कि कोई ना कोई सबूत पीछे रह ही जाता है, तो इस मामले में भी जो विसरा जांच हुई वो एक सबूत के तौर पर सामने आया और पति गिरफ्तार कर लिया गया। पति पत्नी के बीच में विवाद था और इरम जो है गुलजार की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी के साथ गुलजार को 2 बच्चे भी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसा आदमी जो एक बीवी के रहते हुए जिसने दूसरी लड़की से शादी की और उसके साथ लड़ता रहा और आखिरकार उसकी ज़िंदगी भी खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दी। तो ये थी बड़ी दर्दनाक कहानी। लेकिन इस कहानी में एक राहत की बात यह है कि कातिल जो है उसे पुलिस ने सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज की कहानी यहीं तक, लेकिन अपने इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक माइनर के विटनेस होने के बाद कत्ल के एक मामले में गुनहगार पकड़े गए, तो उस मामले में आप लोगों ने जो कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ता हूँ। रोहित सिंह ने कमेंट किया, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अफजल हुसैन जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा विजेंद्र सिंह जी रेगुलर कमेंट करते हैं। इकराम आलम व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी हैरानी का इजहार किया है उस स्टोरी को सुनकर। गुलनाज परवीन जी, उन्होंने दुख जताया है। हंसराज अग्रवाल साहब,
इन्होंने ये बताया है कि जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी उनको वो स्टोरी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उस स्टोरी में गुनहगार जो है उनको सज़ा हुई, कोर्ट से जो है उन्हें सज़ा सुनाई गई, तो इसलिए उन्होंने जो है उस स्टोरी को अच्छी स्टोरी बताई है। हालाँकि कहानी अपने आप में बड़ी दर्दनाक है, अगर आप मिस कर गए हैं तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, भारती रामप्पा का कमेंट है, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, रेखा भट्ट जी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी मातृभाषा जो है बंगला है, इसके बावजूद मैं हिंदी, उन्होंने तो अच्छी कहा है लेकिन ये आपकी ज़रा नवाज़ी है, मैं ठीक-ठाक बोल लेता हूँ तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ी मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है। थैंक यू वेरी मच। अशीम गांगुली साहब का भी कमेंट है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लाइफ विथ शीमा के नाम से आईडी है और इन्होंने कहा है कि रोज़ मैं कहानी सुनाने आया करूँ वरना जो है वो मेरी कहानियाँ मिस करती हैं। थैंक यू वेरी मच। सैयद वाजिद अली शाह, इन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने बताया है कि अंदाज़ उन्हें मेरी इस पेशकश का, इस प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा लगता है। प्रकाश ने कमेंट किया है और इसके अलावा प्रसाद कालेकर जी का कमेंट है, मरियम मोहम्मद जी का कमेंट है, ज़िला अदालत का फैसला स्वागत योग्य है, मगन झा ने लिखा है और शिवा शायर ने भी कमेंट किया और साथ ही जसविंदर कौर रतन का भी कमेंट है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक साथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बरकरार रखिए, जारी रखिए। मैं अगली बार जब फिर किसी कहानी के साथ आऊँगा तो आप लोगों से यही बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। टू वे कम्युनिकेशन की हमारी जो परिपाटी है उसको आगे भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और इस स्टोरी पर अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।